students, I am Cynthia Indira Munshi, Geography lecturer from Government High Secondary School, Boisley. So today I will deliver you Human Settlement, which is here in book, Unit 4, and that is very important for you. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे जिसमें आपको ये बिल्कुल इलाबोरेट हो जाएगा और आपको समझने में भी आसान होगा। हमारे सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आ रहा है वो है बेसिक पिलर फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा होगा कि शेल्टर से लेके फूड से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके ये सारे सब चीज़, इवन हॉस्पिटल ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो, ये सारे सब चीज़ जो है ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाते हैं और ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी को आगे लेके जाते हैं। तो ये एक बेसिक पिलर की तरह काम करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। सो नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज इट्स अ फॉर्म अबाउट रिफ्लेक्शंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि अब हम लद्दाख में रहते हैं और लद्दाख में जैसी एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमारी ये बस्ती जिसको हम बोलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा ठंडा है यहाँ पे उस ठंडे के हिसाब से हमारी घाट बनते हैं, उस ठंडे के हिसाब से हमें रहना पड़ते हैं। तो वही हमारी ह्यूमन सेटलमेंट इन लद्दाख। तो इसके ये एनवायरनमेंट को जब हम देखेंगे आगे तो उसके हिसाब से ये ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसका रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ लद्दाख के बारे में बात ना करें, अगर हम इंडिया के और दूसरे एरिया में चले जाए, अगर आप दिल्ली तक चले जाए या कोई अर्बन या कोई भी रूरल एरिया में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है। तो उसके बाद हम थर्ड हमारी जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी ये है डिज़ाइंड, रीडिज़ाइंड, टेम्पोररी, सीजनल। तो इसकी मतलब ये होते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट टाइम टू टाइम ये चेंज होते गए हैं। आप अभी इसी हालत में मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दूंगी। एक ज़माना था जब लद्दाख में हम मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का हम ईंटा बना के घर बनाते थे। आजकल वो चले गए हैं और वहाँ पे हम शुरू किए हैं लाइक सीमेंटेड कंक्रीट, कुछ हम तैयार शुरू किया है। और पहले अंदर में कोई भी लकड़ी का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आजकल हम प्लाईवुड का सामान इस्तेमाल शुरू किए हैं। सो इट्स डिज़ाइंड बट रीडिज़ाइंड ऑल्सो, सेम टेम्पोररी एंड सीजनल ऑल्सो। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे हमने छोटे छोटे हम शेलकंग रखते हैं। लद्दाख में शेलकंग छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे पूरे शीशे के तैयार हुआ है, घर तैयार हुआ होते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो सीजनल के टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे। जब विंटर आते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जब समर शुरू होते हैं तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम दूसरे घर को हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऑल्सो टेम्पोररी। जैसे हमने देखा ह्यूमन सेटलमेंट में हम कुछ इंपॉर्टेंस क्यों हमने देख चुके हैं, तो अब हम चले जाएंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन में। और मेनली ये दो हिस्सों में क्लासिफाइड हुआ है, एक है रूरल और दूसरे है अर्बन। और ये रूरल जो सेटलमेंट है ये आपको समझ में आ चुका है, जो रूरल एरिया में जो सेटलमेंट तैयार हुआ है, और अर्बन जो अर्बनाइज्ड जो एरिया है, सिटीज़ जो है, उसके ऊपर ये सेटलमेंट तैयार हुआ है। मगर दोनों की जो सेटलमेंट है वो टोटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ सम एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि रूरल में जो सेटलमेंट आते हैं वो डिपेंड होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फूड गैदरिंग। और जब हम अर्बन के बारे में बात करने के लिए जाते हैं तो वो टोटली दूसरे चीज़ों में मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करके अर्बन सेटलमेंट तैयार हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास सेटलमेंट्स हैं उसके कुछ टाइप्स और पैटर्न्स। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं पॉइंट्स वो है लार्ज नंबर्स।
लार्ज नंबर्स मीन्स इसमें बहुत सारे सेटलमेंट होंगे, मीन्स घर जो है बहुत ही इकट्ठे होंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ, बहुत सारे एक साथ होंगे, लार्ज सेटलमेंट में आएंगे। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं क्लोज ईच अदर, इट शुड बी वेरी क्लोज। बहुत सारे में होता है कि एक घर के साथ दूसरे घर लगा हुआ होते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक काठे सारे घर बना हुआ होते हैं। तो ये बहुत ही, एक तो लार्ज क्वांटिटी, ऊपर से बहुत सारे एक कट्ठे, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि कॉम्पैक्ट का मतलब ही क्या निकल रहे हैं। सो नाउ आवर थर्ड वन इज रिवर वैली। सो रिवर वैली में ज़्यादातर दिखाई देते हैं कि कोई भी आपने अभी तक देखा होगा कि कोई भी सिविलाइजेशन जब शुरू हुई है तो वो हमेशा रिवर वैली में ही शुरू हुआ है, जहाँ से दरिया पास हुआ है, आदमी वहाँ पे रहना शुरू की है, अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ वहीं से शुरू की है, और वही प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ ही ये सेटलमेंट शुरू हुए हैं। तो इसमें आपकी रिवर वैलीज़ भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद लास्ट जो आ जाते हैं वो है कॉमन ऑक्यूपेशन, मीन्स जहाँ पे जब फिशरमैन होंगे, जैसे वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, सो फिशरमैन में ही उनका वो ऑक्यूपेशन वाले जगह पे ही वो लोग इकट्ठे रहना पसंद करेंगे। अगर वो एक अर्बनाइजेशन एरिया हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो, और उस एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग उसी एरिया में ही रहना पसंद करेंगे। तो ये बिल्कुल कॉमन जो ऑक्यूपेशन होंगे उस हिसाब से यहाँ पे वो सेटलमेंट देखा जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारी सेटलमेंट में जो पैटर्न आ जाते हैं वो है डिस्पर्स पैटर्न। डिस्पर्स पैटर्न जो है, इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है स्पेस फॉर अपार्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेस होंगे। तो डिस्पर्स का मतलब ये निकालते हैं कि इट्स टोटली स्कैटर्ड, हर एक घर जो है वो अलग अलग जगह पे होंगे। बीच में ज़्यादातर दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का फार्मिंग होंगे, या वहाँ पे कोई भी दूसरे कोई फार्मिंग हो सकते हैं, डेयरी फार्म वगैरह हो सकते हैं, विंड मिल हो सकते हैं। तो इसीलिए घर जो है बहुत दूर दूर में होते हैं, और ख़ास करके ऐसे डिस्पर्स्ड एरिया जो है वो ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में दिखाई देते हैं। और हमारी इंडिया के तरफ से अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में ऐसी जो डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि एक घर और दूसरे घर के बीच में बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम शुरू होते हैं। सो सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं इंटरस्पर्स्ड विथ फील्ड। इंटरस्पर्स्ड मीन्स इसके बीच में, जैसे दो घर के बीच में, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब जगह रह जाएगा, तो वो जगह को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो दैट इज़ अबाउट या फील्ड होंगे या फार्मिंग होंगे, कोई भी एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगे। एंड थर्डली, जैसे कि ये जो एरिया होते हैं कि ये वॉरशिप एरिया होते हैं, कम से कम जो वॉरशिप एरिया जहाँ पे टेम्पल हो सकते हैं, मंदिर वगैरह हो सकते हैं, और वो एक मार्केट प्लेस भी हो सकते हैं जो बाइंड होते हैं, और वो अलग अलग एरिया में ही होंगे जहाँ पे उस एरिया की उसी रिलीजन वाले जो वहाँ पे सेटलमेंट किया है। तो ये सारे तीन चीज़ जो है हमारी डिस्पर्स सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब हम चले जाएंगे रूरल सेटलमेंट। और रूरल सेटलमेंट तभी शुरू हुआ था जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको सबको मालूम होगा कि जब मानव जाति जब सिविलाइज्ड होकर एक जगह पे बैठना शुरू की, और उस समय पे हर एक गैदरिंग होना या एग्रीकल्चर का काम करना या फार्मिंग करना, ये सारे एक जगह पे बैठ के उन्होंने काम शुरू की, और तब जाके उनका एक ह्यूमन सोसाइटी बनना शुरू हुआ, और वो ह्यूमन सोसाइटी में ही यही सेटलमेंट शुरू हुआ है। तो उसके मेन पीछे जो रीज़न आ जाते हैं कि जब से प्राइमरी एक्टिविटीज़ शुरू हुई तब से हमारी ये रूरल सेटलमेंट भी साथ साथ में शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक है आपके पास, वो है वाटर सप्लाई। रूरल सेटलमेंट वहीं पे शुरू हुआ जहाँ पर वाटर सप्लाई है, क्योंकि जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं होंगे तो वहाँ पे सेटलमेंट ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। और पानी का सप्लाई इतने ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरी दैनंदिन की ज़िंदगी के लिए। पानी की सप्लाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब तक आपके पास ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो, तो तब तक आप कोई भी सेटलमेंट या कोई भी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। सो नाउ नेक्स्ट आवर इज़ लैंड। जहाँ पे प्लेन लैंड, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे प्लेन लैंड होते हैं, रिलीफ ऑलवेज मैटर। जब प्लेन लैंड होते हैं तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा सेटलमेंट बढ़ते हैं।
और उस एरिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ से लेकर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तक भी शुरू होते हैं। और जितना ज़्यादा प्लेन लैंड हमें मिलेंगे उतना ज़्यादा सेटलमेंट हमें होंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट रूरल सेटलमेंट, तो हमने देखा है कि रूरल सेटलमेंट में वी जस्ट टॉक अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट इफ़ वी टॉक अबाउट अर्बन सेटलमेंट देन यू विल ऑल्सो सी दैट वेयर इज़ फुल्ली लैंड एरिया, फुल्ली प्लेन लैंड एरिया, बस उसी एरिया में ही सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इंडस्ट्रीज़ हुआ है, और सबसे ज़्यादा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वही एरिया में हुआ है, और सेटलमेंट भी उसी तरीक़ा से ही बढ़ते गए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अपलैंड। सो ये अपलैंड जो है, नॉर्मली ये अपलैंड के बारे में जब हम बात करने में जाते हैं तो ज़्यादातर ये हमारे रूरल सेटलमेंट में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि माउंटेनियस एरिया जो होते हैं उस एरिया में ही सबसे ज़्यादा अपलैंड का जो सिस्टम जो है वो ये अपलैंड एरिया में ही सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, और उस एरिया में सबसे ज़्यादा डिस्पर्स्ड जो सिस्टम जो है, पैटर्न जो है, उसको भी दिखाई देते हैं। सो नाउ द फिफ्थ इज़ बिल्डिंग मटेरियल। सो बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पे आपको बिल्डिंग मटेरियल आपको मिलेंगे, अब बात यह है कि आप कहीं भी जाके, तो एक समुद्र के किनारे में जाके आप घर नहीं बना सकते जब तक आपके पास कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। सो आपका सेटलमेंट वहाँ पे नहीं होगा। बहुत घना जंगल जैसा होगा, अगर आप वहाँ पे जाके सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल में तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम देयर, मीन्स वो फॉरेस्ट को आपको साफ़ करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको लकड़ी वगैरह ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आप घर बना सकते हो, आपका सेटलमेंट तैयार हो सकते हैं। और सेटलमेंट आप बना भी नहीं सकते क्योंकि आपको आगे पीछे भी सब कुछ देखना है, लाइक आपके पास वहाँ पे खाना है कि पीना है कि कुछ भी है, या पानी का सप्लाई है कि ये सब अगर आपके पास नहीं है, सो यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट। तो ये भी हमें देखना होता है कि कहीं भी हमें रुकने के लिए या कहीं भी जगह पे जब हमारे सारे सप्लाईमेंट, सारे फैसिलिटीज़ हमारे पास जब होते हैं, उस हिसाब से अगर हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल भी है, सो दैट टाइम वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट। सो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफेंस। ये डिफेंस जो है, ये डिफेंस कॉलोनी की तरह बनते हैं, जहाँ पे कोई डिफेंस एरिया होंगे, लाइक वहाँ पे कोई आर्मी एरिया हो सकते हैं या कोई नेवी एरिया हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ सेम ऑक्यूपेशनल आदमी ही रहेंगे और उस हिसाब से वो अपने सेटलमेंट तैयार करेंगे। अब ये सेटलमेंट में सिर्फ उनका रहने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनका अपना फैसिलिटीज़ भी होते हैं। अगर आप सोचिए कि वो अगर एक एयर बेस्ड सेटलमेंट है, सो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम एयरक्राफ्ट, है कि नहीं, और वो एयरक्राफ्ट में जब होंगे तो उस हिसाब से एयरक्राफ्ट को रखने के लिए भी एक सेटलमेंट होंगे, उसकी इक्विपमेंट्स भी होंगे, ये सारे चीज़ ख्याल रखते हुए उस हिसाब से ये सेटलमेंट शुरू होगा। एंड द लास्ट इज प्लान्ड सेटलमेंट। आप रूरल सेटलमेंट जाएंगे, you will never see any planned settlement because that is totally depend upon primary activities. But if you go urban area, then it is a planned settlement, क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह पे आपकी प्लानिंग के मुताबिक सेटलमेंट तैयार होते हैं। That will see another topic, वो हमें बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे जहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम चले जाएंगे रूरल सेटलमेंट पैटर्न पे। रूरल सेटलमेंट जो पैटर्न होते हैं उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है सेटिंग्स। सबसे पहले जो आते हैं वो है सेटिंग्स। सो सेकंड हमारे पास इसी की बेसिस पे हम कुछ 5 आपकी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ये रूरल सेटलमेंट पैटर्न को हम एक बेसिक सेटिंग पे हम डाल रहे हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं प्लेन विलेज। एक होते हैं फुल्ली प्लेन विलेज, मीन्स यहाँ पे आपको नॉर्मल जो एक गांव जो होते हैं वही आपको दिखाई देंगे, जैसे कि कुछ फार्मिंग्स हो रहे हैं या कुछ कैटल शेड आपको दिखाई देंगे, और आगे पीछे वही सारे रखने के लिए कुछ छोटे छोटे सेटलमेंट आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल ही प्लेन विलेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो आपकी लद्दाख में भी आप लोग देखते हो। जैसे कि जब हम लद्दाख की जो हमारे पास रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि हम जब हमारे घर है, घर के साइड में ही हम एक कैटल शेड रखते हैं, उसके साथ ही हमारी ज़मीन होते हैं। तो बिल्कुल ही एक प्लेन विलेज जो है, गाँव जो इसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सेकेंडली आ जाते हैं प्लेटू विलेज। प्लेटू विलेज खास करके अगर हम देखें, जैसे कि ले वैली जो है,
तो या नहीं तो अगर हम थोड़ा हमारी लद्दाख को छोड़ के या इंडिया को छोड़ के अगर थोड़ा सा बाहर हम जाए, आप मंगोलिया में चले तो मंगोलिया में आप देखोगे कि वहाँ पे सारे प्लेटो विलेज होते हैं। और प्लेटो विलेज में ऐसा है कि छोटे छोटे 3-4 घर और उसके बीच में बहुत बड़े बड़े खेत। और मज़ेदार बात है कि इस खेत में ज़्यादातर घास, जिसको हम नॉर्मल गाय बकरी को देने के लिए तैयार करते हैं, ऐसे ही ज़्यादातर घास हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं कोस्टल विलेज। कोस्टल विलेज जो है, जो समुंदर के किनारों में ये बस्ती बस जाते हैं या गांव बस जाते हैं। ये क्यों बसते हैं? आपको पहले ही पता होगा कि कोस्टल विलेज या कोस्टल एरिया में रहते कौन? वहाँ पे रहते हैं सारे फिशरमैन लोग रहते हैं, जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनका ऑक्यूपेशन ही वही होते हैं। और हाँ, और एक चीज़ है, जहाँ पे सी पोर्ट आपको एरिया दिखाई देंगे, बंदर जिसको हम बोलते हैं, समुद्र बंदर बोलते हैं, उस बंदर एरिया में ये सारे कोस्टल विलेज आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पे जो लोग सी पोर्ट में काम करते हैं, जो लेबर होते हैं या इंजीनियर भी हो सकते हैं या कोई नेवी में काम करने वाले कोई हो सकते हैं, जो वही एरिया में ही वो लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से कोस्टल एरिया में ये विलेज हमें जो है दिखाई देते हैं। फोर्थली आ जाते हैं फॉरेस्ट विलेज। फॉरेस्ट विलेज मेनली किसके लिए? आदिवासी के लिए। जो ट्राइब एरिया होते हैं हमारे इंडिया में, अगर आप झारखंड चले जाए, असम चले जाए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में कोई भी आप स्टेट में चले जाए या छत्तीसगढ़ आप चले जाए, तो आपको ये ऐसी फॉरेस्ट जो विलेज जो है आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो लोग इसी सिस्टम में, इसी एनवायरनमेंट से ही वो अपना सब कुछ लेते हैं। मीन्स आपका पूरा एक्टिविटीज़ वो लेते हैं, अपने सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो इसी से ही ले लेते हैं। तो ये लोग रहता ही मतलब गाँव, मतलब वही फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, उसी एरिया में ही अपना सेटलमेंट तैयार करते हैं, उसी हिसाब से ही वो रहना पसंद करते हैं। तो उनको ये पसंद नहीं होते कि दे कैन गो अप मीन्स लाइक एनी अर्बनाइजेशन एरिया, वो लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका ज़िंदगी वहीं पर ही सेटल्ड हो चुका है। तो ऐसी सेटलमेंट आपको फॉरेस्ट सेटलमेंट में दिखाई देंगे, जो मैंने इंडिया के बारे में जो मैंने बताया। इवन हाँ, ये भी आप देख सकते हो, राजस्थान में अगर आप जाओ, गुजरात में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे भी आदिवासी नहीं, बट वहाँ पे कुछ ट्राइब होते हैं जो लोग उसी एरिया में, आप देखोगे जो रेगिस्तान एरिया में है, वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। नाउ फिफ्थ जो हमारे पॉइंट आ जाते हैं वो है डिज़र्ट विलेज। हमारे इंडिया में तो ऑब्वियसली है, जैसे मैंने अभी बताया कि राजस्थान में बहुत सारे वो जो डेजर्ट एरिया है वहीं पर ही वो रहते हैं, वहीं पर ही उनको बैठना होते हैं, वहीं पर ही उस हिसाब से ही उसकी ड्रेस अप से लेकर उसकी सेटलमेंट से लेकर उनकी खाने पीने का तरीका, फुल कल्चरल एक्टिविटीज़, फुल उनकी अदर प्राइमरी और एनी अदर एक्टिविटीज़ टोटली डिपेंड अपॉन दैट सेटलमेंट। जैसा सेटलमेंट वैसा ही उनकी रहने का तरीका होते हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे बेसिस ऑफ फंक्शन, जो हम अभी रूरल सेटलमेंट के बारे में देख रहे हैं, उसकी दूसरे एक भाग में हम चले जा रहे हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन। सो बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन मीन्स कैसी फंक्शन में ये सारे विलेज या ये सारे सेटलमेंट सब तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फार्मिंग सेटलमेंट। और मैंने पहले बार बार आपको यही बताया, मेरा पहले जितने सारे मैंने रूरल सेटलमेंट के बारे में जितने सारे मैंने बात की है, उस सारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये टोटली डिपेंड होते हैं, जहाँ पे जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ तैयार हो रहे हैं उस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही ये फार्मिंग विलेज तैयार होते हैं। सेकेंडली आपके पास आ जाते हैं फिशरमैन्स विलेज, दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू बिफोर। जब हम कोस्टल विलेज के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे ऐसी फिशिंग जो काम चलते हैं उस एरिया में ही ऐसी विलेज आपको दिखाई देंगे। थर्डली आपके पास आ जाते हैं पास्टोरल विलेज, दैट इज़ द वेरी स्पेसिफिक। क्यों हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सिर्फ पास्टोरल के ऊपर ही वो लोग अपना अपना सेटलमेंट तैयार किया है। इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इफ़ यू गो टू एनी यूरोप कंट्रीज, देन यू विल सी दैट दिस टाइप ऑफ पास्टोरल विलेजेस। वहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे फार्मिंग होंगे साइड बाई साइड, वहाँ पे पास्टोरल विलेज भी होंगे, जहाँ पे गाय बकरी या जो भी उनके पास है, जो भी एनिमल्स वो लोग वहाँ पे रखा है, उस फार्मिंग के हिसाब से, उस हिसाब से उनकी खाने पीने का भी वहाँ पे तैयार किया जाता है, वो सेटलमेंट तैयार किया जाता है। उनको देखभाल करने के लिए ही ये जो पास्टोरल विलेज जो है वो तैयार हुआ है। और
जब आप दूसरे और एक एक्टिविटीज़ में आप जब जाएंगे, जैसे कि ये सारे फार्मिंग विलेज जो होते हैं या ये जो पास्टोरल विलेज जो होते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का काम भी ज़्यादा शुरू होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से भी सेटलमेंट तैयार होते हैं। और मज़ेदार बात है, कहीं भी जाके आप घर बना नहीं सकते। कहीं भी जाके हाँ मुझे लकड़ी मिल गया, सब कुछ मिल गया, चलो मैं घर बना लिया, या मेरा सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे रह जाऊँ, ऐसा भी नहीं होते। बहुत सारे जगहों पे हमें शेप को भी दिखाई देते हैं कि उस शेप के दौरान ही वहाँ पे वो सेटलमेंट, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन सेटलमेंट हो, मगर दोनों सेटलमेंट को ही कुछ शेप के दौरान ही दिखाए जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं वो है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट नॉर्मली जो होते हैं रोड साइड पे होते हैं, जैसे बीच में कोई रोड है, दोनों साइड में आपकी सेटलमेंट लाइन लगा के आपको घर दिखाई देंगे। यहाँ कहीं ऐसा आपको दिखाई देंगे कि रेलवे सेटलमेंट, रेलवे लाइन जहाँ पे रेलवे चल रहा है उसकी साइड से भी बहुत सारे आपको ऐसी सेटलमेंट आपको दिखाई देंगे। इसके लिए आपको मैं बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। अगर आप दिल्ली जाए, दिल्ली से गाज़ियाबाद जाते वक्त आप ट्रेन में देखोगे कि ट्रेन के जो रास्ता जो है उसकी रास्ते के साइड में सारे सेटलमेंट पड़ा हुआ है, सब वहाँ पे बैठते हैं, सब लोग रहते हैं वहाँ पे। इवन वहाँ पे हर एक स्कूल से लेके कॉलेज से लेके, इवन आई सॉ दैट लॉट ऑफ क्या कहते हैं छोटे छोटे कोचिंग सेंटर भी मैंने वहाँ पे देखा है, कि जहाँ पे हॉस्पिटल भी मैंने देखा है, जो लाइन लगा के उस साइड से, बीच में रेलवे लेकिन साइड से ये सारे सेटलमेंट तैयार हुआ है। तो ये भी हमें दिखाई देते हैं और ये शेप तैयार करते हैं। आप ऐसा नहीं कि रेल लाइन बोल के या रोडवे बोल के आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसको जैसी ज़रूरत है वो उसका अपनी ज़रूरत को उस हिसाब से ही पूरा करते जाएंगे। सो नाउ लास्ट इज़ रिवर या कैनल साइड। रिवर कैनल साइड में ये तो आपको मालूम है कि या बीच में दरिया होते हैं, दो साइड में बस्ती बढ़ जाते हैं या गांव हो जाते हैं, कैनल होते हैं, उसकी साइड एरिया में भी बस्ती ऐसे बढ़ जाते हैं या विलेज बन जाते हैं, ऐसी आपने देखा भी हो। और मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगी, जैसे कि अगर आप आलची जाए, आलची गांव में जहाँ पे हमारी रोड साइड में या रिवर साइड में जो हमारी एक प्रोजेक्ट है, डैम प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा उसके साइड में बस्ती है, गांव है। आलची खुद एक गांव, वहाँ पे सेटलमेंट बहुत पहले हो चुका है, बट उसी की डैम के साइड में ही ये सेटलमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी नहीं है कि डैम है, प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे जितना सारे रिवर या कैनल साइड में जितना सारे सेटलमेंट होते हैं, उस सेटलमेंट में क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू कैन डू देयर। लाइक यहाँ पे आपने डैम प्रोजेक्ट देखा है आलची में, बट यू कैन शेयर फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, एनी अदर फार्मिंग ऑल्सो। हर एक चीज़ों में हम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर जो है, ये बहुत ही एक अच्छा सा शेप है, जहाँ पे आपको हर किस्म की सेटलमेंट, चाहे वो रूरल सेटलमेंट हो चाहे आप एक अर्बन सेटलमेंट हो, दोनों ही आपको दिखाई देंगे। तो बेटा आज हमने बहुत सारे टॉपिक हम आज देख लिए हैं, बट यू हैव टू रिकॉल अगेन एंड अगेन व्हेन यू सी दैट वीडियो। तो इसमें ऐसी बात है कि सबसे पहले हमने देखा था कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसे हुआ था, ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या था, ये हमने देखा है। फिर उसके बाद हमने रूरल और अर्बन सेटलमेंट का एक डिफरेंशिएट भी हमने देखा है, और उसके बाद हमने रूरल सेटलमेंट के लिए स्पेशली हमने कुछ पैटर्न देखा है, जिसमें बहुत सारे आपने शेप देखा है, अभी आगे भी आप देखोगे। फिर उसके बाद फार्मिंग किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे विलेज यहाँ पे तैयार हुआ है, किस तरीके से रोड साइड में या रेलवे साइड में किस तरीके से विलेज या सेटलमेंट तैयार हुआ है, और हर एक सेटलमेंट के पीछे क्या क्या रीज़न है मैं आप लोगों को बताए हैं। लेकिन आगे और भी बताने को है, अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी बाकी सारे टॉपिक को आगे लेके जाने।